बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं आपका केमिस्ट्री टीचर एहसन अफरोज़। क्लास नहम केमिस्ट्री बाब नंबर 2। आखिरी लेक्चर में हमने बाब 2 की ख़ुद तशख़ीसी सरगर्मियों का आगाज़ किया हुआ है। आज हम उसी लेक्चर को मज़ीद आगे बढ़ाते हुए मज़ीद 2 ख़ुद तशख़ीसी सरगर्मियाँ करने की कोशिश करेंगे। 2.3 और 2.4 को समझने की और उनको याद करने की भी कोशिश करेंगे। तो आएँ इसके लिए चलते हैं क्लास बोर्ड की तरफ। तीसरी सरगर्मी है, पहला सवाल है, सब शेल पी में ज़्यादा से ज़्यादा कितने इलेक्ट्रॉन्स समा सकते हैं। पी सब शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की तादाद किसी भी सब शेल के अंदर ऑर्बिटल्स के ऊपर मुनहसर होती है। पी सब शेल के चूँकि 3 ऑर्बिटल होते हैं, हर ऑर्बिटल में ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो 3 ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन मिलाकर पी सब शेल में ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो हम लिखेंगे कि पी सब शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन समा सकते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स। आगे चलते हैं। दूसरा सवाल है, दूसरे शेल में कितने सब शेल होते हैं। मैंने आपको बताया था कि एक शेल के अंदर सब शेल की तादाद मालूम करने का तरीका शेल का नंबर ही है, n की वैल्यू ही है। तो एक शेल के लिए n की जो वैल्यू होगी उसके अंदर पाए जाने वाले सब शेल की तादाद भी उतनी ही होगी। तो दूसरे शेल के लिए n की वैल्यू चूँकि 2 होती है, लिहाजा दूसरे शेल के अंदर सब शेल की तादाद भी 2 होती है। तो मैं लिखूँगा कि दूसरे शेल में 2 सब शेल्स होते हैं और ये 2 कौन कौन से हैं, S और P। तीसरा सवाल है, एक इलेक्ट्रॉन पहले 2p सब शेल फिर 3s सब शेल में, पहले 2p फिर 3s सब शेल क्यों पुर करता है। इलेक्ट्रॉन जब न्यूक्लियस के गिर्द अपने अपने मदार में घूम रहे होते हैं तो किस तरह से तरतीब पाते हैं, पहले 2p के अंदर इलेक्ट्रॉन मुकम्मल होते हैं, फिर 3s के अंदर। असल में आपने पढ़ा कि इलेक्ट्रॉन पहले उन्हीं सब शेल के अंदर जाएगा जिनकी एनर्जी कम होगी न्यूक्लियस के करीब होने की वजह से। तो मैं लिखूँगा क्योंकि 2p सब शेल की एनर्जी 3s से कम होती है, लिहाजा पहले इलेक्ट्रॉन 2p सब शेल के अंदर ही दाखिल होंगे। चौथा सवाल है, अगर किसी एटम के K और L शेल मुकम्मल तौर पर पुर हो जाएं तो इनमें मौजूद इलेक्ट्रॉन्स की कुल तादाद कितनी होनी चाहिए। भाई हम जानते हैं कि K शेल में ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं, 2। L शेल में ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं, 8। तो K और L अगर दोनों ही मुकम्मल तौर पर भरे हुए हैं इलेक्ट्रॉन से, तो इसका मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा दोनों के मिला के इलेक्ट्रॉन्स की तादाद कितनी होगी, 10 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। पांचवा सवाल है, M शेल में कितने इलेक्ट्रॉन समा सकते हैं। M शेल तीसरा शेल है, इलेक्ट्रॉन्स की तादाद एक शेल में कितनी होगी ये हम उसकी n की वैल्यू से मालूम करते हैं। उसके लिए हमारे पास एक फार्मूला है जिसको हम लिखते हैं 2n²। यहाँ पर n शेल की तादाद को, शेल के नंबर को ज़ाहिर करता है। m इसके लिए n की वैल्यू 3 होती है। जब मैं यहाँ पर 3 लिखकर उसका स्केयर लूँगा, उसका मुरब्बा लूँगा तो 9 बन जाए, 3 का मुरब्बा 9 और 9 को 2 से ज़रब दूँगा तो 18। इसका मतलब कि m शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 18 इलेक्ट्रॉन्स समा सकते हैं। आगे हाइड्रोजन एटम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बतानी है। मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के लिए आपको जो बातें पता होनी चाहिए उनमें से सबसे अहम है इलेक्ट्रॉन की तादाद यानी कि एटॉमिक नंबर। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर चूँकि 1 है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, लिहाजा अगर मैं हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखना चाहता हूँ तो 1s1 ये हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगी। आगे 7वां सवाल है, फास्फोरस का एटॉमिक नंबर बताना है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखनी है। फास्फोरस का एटॉमिक नंबर 15 होता है। एटॉमिक नंबर को Z से जाहिर करते हैं तो फास्फोरस के लिए जो Z है वो कितना होता है, 15।
अगर एटॉमिक नंबर 15 है तो फिर हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कैसे करेंगे फास्फोरस की, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3, ये 15 इलेक्ट्रॉन्स की तरतीब होगी फास्फोरस के न्यूक्लियस के गिर्द मुख्तलिफ शेल्स के अंदर। 8वां सवाल है, अगर एक एलिमेंट का एटॉमिक नंबर 13 और एटॉमिक मास 27 है तो एलिमेंट में के हर एटम में इलेक्ट्रॉन्स की तादाद कितनी होगी। हमने पढ़ा है कि एक न्यूट्रल एटम के अंदर जितने न्यूक्लियस में प्रोटॉन होते हैं, वैलेंस शेल में उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन की तादाद को एटॉमिक नंबर कहते हैं। चूँकि एटॉमिक नंबर 13 बताया गया है तो लिहाजा हर एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की तादाद कितनी होगी, 13। तो हम लिखेंगे कि इलेक्ट्रॉन्स की तादाद हर एटम में कितनी होगी, 13। 9वां सवाल है, एटॉमिक नंबर 15 वाले एटम के एम शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे। एटॉमिक नंबर 15 वाले, मैं इधर लिखता हूँ कि एटॉमिक नंबर कितना, 15, के शेल, एल शेल, एम शेल, के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा 2 इलेक्ट्रॉन, एल के अंदर 8 और 15 करने के लिए एम में बाकी 5। इसका मतलब एम शेल में इलेक्ट्रॉन्स की तादाद कितनी होगी, 5। 10वां सवाल है, एक शेल की ज़्यादा से ज़्यादा गुंजाइश क्या है। एक शेल में ज़्यादा से ज़्यादा कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो एक शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की तादाद को मालूम करने के लिए हमारे पास फार्मूला है 2n²। हमें किसी भी शेल के लिए n की वैल्यू अगर पता हो तो उसमें हम इलेक्ट्रॉन की तादाद निकाल सकते हैं। इसके मुताबिक अगर मैं पहले शेल की बात करूं तो पहले शेल के लिए 2n², n की वैल्यू चूँकि 1 होगी, n की वैल्यू 1 होगी पहले शेल के लिए, तो मेरे पास जवाब आएगा 2। मतलब पहले शेल में इलेक्ट्रॉन 2 आ सकते हैं। अगर दूसरे शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन देखें तो दूसरे शेल के लिए n की वैल्यू चूँकि 2 है तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 8। अगर तीसरे शेल में इलेक्ट्रॉन की तादाद देखें तो तीसरे शेल के लिए n की वैल्यू 3 है तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 18। तो किसी भी शेल की गुंजाइश का अंदाज़ा हम इस फार्मूले का इस्तेमाल करते हुए लगा सकते हैं। अगली चौथी सरगर्मी है, उसका पहला सवाल है, एक एलिमेंट के आइसोटॉप का मास नंबर मुख्तलिफ क्यों होता है। आपने पढ़ा था आइसोटॉप एक ही एलिमेंट के एटम है जिनके एटॉमिक नंबर यकसा, एटॉमिक मास मुख्तलिफ होते हैं। एटॉमिक मास के मुख्तलिफ होने की असल वजह क्या है, न्यूट्रॉन्स की तादाद का मुख्तलिफ होना। तो हम क्या जवाब लिखेंगे इसका, न्यूट्रॉन्स की तादाद मुख्तलिफ होने की वजह से मास नंबर क्या होते हैं, मुख्तलिफ। दूसरा सवाल है कि कार्बन 12 और कार्बन 13 में कितने कितने न्यूट्रॉन्स मौजूद होंगे। तो कार्बन 12 के अंदर न्यूट्रॉन की तादाद आप जानते हैं कि न्यूट्रॉन की तादाद को निकालने के लिए भी एक फार्मूला है। आप किसी भी एटम के एटॉमिक मास में से अगर एटॉमिक नंबर को निकाल दें तो आपके पास न्यूट्रॉन की तादाद आती है। तो कार्बन 12 के लिए जब हम ये तादाद निकालते हैं तो कार्बन 12 के लिए कार्बन 12 में 6 न्यूट्रॉन्स, जबकि कार्बन 13 में 7 न्यूट्रॉन्स होंगे। तीसरा सवाल है, हाइड्रोजन के किस आइसोटॉप में न्यूट्रॉन्स की तादाद ज़्यादा होती है। 3 आइसोटॉप है हाइड्रोजन के, प्रोटियम, ड्यूटियम, ट्रिटियम। प्रोटियम के अंदर न्यूट्रॉन होता ही नहीं है, ड्यूटियम के अंदर 1 न्यूट्रॉन, जबकि ट्रिटियम के अंदर दो न्यूट्रॉन होते हैं। तो लिहाजा हाइड्रोजन के तीसरे आइसोटॉप में न्यूट्रॉन की तादाद सबसे ज़्यादा होगी। तो किस में सबसे ज़्यादा होगी, ट्रिटियम में। और कितनी होगी, 2 न्यूट्रॉन्स होंगे ट्रिटियम में, 2 न्यूट्रॉन्स होते हैं। चौथा सवाल है कि मेडिसिन और रेडियोथेरेपी में रेडियो एक्टिव आइसोटॉप के इस्तेमाल की एक मिसाल। मेडिसिन के शोबे में और रेडियोथेरेपी के अंदर आपने मिसालें बतानी है। तो रेडियोथेरेपी की अगर बात करें
रेडियोथेरापी और दूसरे नंबर पर मेडिसिन के शोबे में। पहले रेडियोथेरापी की बात करते हैं कि रेडियोथेरापी में हम जल्द के कैंसर के इलाज के लिए फास्फोरस 32 का इस्तेमाल करते हैं और स्ट्रॉन्शियम 90 का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा अगर जल्द के अंदर अंदरूनी सतह पर अगर ट्यूमर है, कैंसर है, तो उसके इलाज के लिए हम अंदरूनी कैंसर के इलाज के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? कोबाल्ट 60 का इस्तेमाल करते हैं। ये था रेडियोथेरापी के अंदर इस्तेमाल। मेडिसिन के शोबे में कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं? तो ट्यूमर की तशखीस के लिए। किसकी? ट्यूमर की तशखीस के लिए रेडियो एक्टिव आइसोटोप का इस्तेमाल किया जाता है और ट्यूमर में से ग्वाइटर की तशखीस करने के लिए हम आयोडीन 131 का इंतखाब करते हैं। ये रेडियोथेरापी और मेडिसिन के शोबे में आइसोटोप के इस्तेमालात हैं। उसके बाद थायराइड ग्लैंड में ग्वाइटर का पता कैसे लगाया जाता है? थायराइड ग्लैंड के अंदर ग्वाइटर का पता लगाने के लिए हम आयोडीन 131 रेडियो एक्टिव आइसोटोप का इस्तेमाल करते हैं। कैसे काम करते हैं? असल में जब हम आयोडीन 131 ये रेडियो एक्टिव आइसोटोप जिस्म के अंदर भेजते हैं तो असल में इससे निकलने वाली शुआएं ग्वाइटर, इससे निकलने वाली शुआएं थायराइड ग्लैंड उन शुआओं को जज़ब करता है और थायराइड ग्लैंड के किस हद तक शुआओं को जज़ब कर रही है उससे हमें पता चल जाता है कि उसकी कारकर्दगी किस तरह की है। तो असल में होता क्या है कि आयोडीन 131 की खारिज करदा शुआएं थायराइड ग्लैंड जज़ब करता है, जिससे इसकी कारकर्दगी का पता चलता है। छठा सवाल है, न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन की तारीफ करें। न्यूक्लियर फिशन टूटना। तो हम लिखेंगे कि ऐसे रिएक्शन जिसमें भारी एटम का न्यूक्लियस टूटकर दो या ज़्यादा छोटे न्यूक्लियाई बनाता है, न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन कहलाते हैं। ऐसे रिएक्शन जिसमें भारी एटम का न्यूक्लियस टूटेगा और छोटे छोटे न्यूक्लियाई बनेंगे, न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन कहलाएंगे। जैसे आपने पढ़ा कि यूरेनियम 235 जब इसके ऊपर न्यूट्रॉन की बौछार करवाई जाती है तो इसका बड़ा न्यूक्लियस बेरियम और क्रिप्टॉन जैसे छोटे छोटे न्यूक्लियाई के अंदर टूट जाता है। सातवां सवाल है कि जब यूरेनियम 235 टूटता है तो बहुत ज़्यादा मिकदार में तवानाई खारिज होती है। ये तवानाई कैसे इस्तेमाल की जाती है? तो इस रिएक्शन के ज़रिए खारिज होने वाली तवानाई को ये तवानाई बॉयलर्स में पानी को भाप में तब्दील करके बिजली पैदा करने के काम आती है। तो बिजली पैदा करने के लिए हम इस तवानाई का इस्तेमाल करते हैं। यूरेनियम 235 के फिशन रिएक्शन में कितने न्यूट्रॉन्स पैदा होते हैं? वो हमने आइसोटॉप के इस्तेमाल में जब न्यूक्लियर फिशन वाला रिएक्शन पढ़ा था तो वहाँ पे हमने पढ़ा था कि 3 न्यूट्रॉन्स। कितने न्यूट्रॉन बनते हैं? 3 न्यूट्रॉन्स। यूरेनियम 235 के फिशन रिएक्शन से कौन से 2 एटम पैदा होते हैं? तो हम जानते हैं कि एक पैदा होता है बेरियम 139 और दूसरा बनता है क्रिप्टॉन 94। ये 2 एटम इस फिशन रिएक्शन के नतीजे में पैदा होते हैं।
अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आज के लेक्चर में आपने दो ख़ुद तशख़ीसी सरगर्मियों का जायज़ा लिया है, 2.3 और 2.4। आपने देखा कि बहुत से सवालात ऐसे हैं जो सिर्फ़ एक ही लफ्ज़ के ऊपर मुश्तमिल हैं जिनके जवाबात। तो अगर आप इनकी थोड़ी सी भी प्रैक्टिस कर लें, घर में थोड़ी देर के लिए इनको अच्छी तरह से याद कर लें, तो इनमें से अक्सर सवालात आपके पेपर के अंदर भी बोर्ड में पूछे जाते हैं और पूछे जा चुके हैं। तो लिहाजा अपनी तैयारी को ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए इनको ज़रा ज़्यादा फोकस होकर आप इनके ऊपर मेहनत करें। मैं उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको बखूबी समझ आया होगा और आप इनकी प्रैक्टिस कर भी रहे होंगे और इनकी मज़ीद प्रैक्टिस करेंगे भी, इनको अच्छी तरह से याद भी करेंगे। अल्लाह आपका हामी व नासिर है। अस्सलामु अलैकुम।